हेलो 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 हेलो। चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, जिसके हम 3 लेक्चर प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। एक बार फटाफट से हम क्या करते हैं बेटा, इन तीनों लेक्चर्स को हम फटाफट से क्या करते हैं, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी बेटा कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेस। यानी कि हर वो चीज जो पर्यावरण में हमें मिलती है और मानव की यानी कि ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेस कहलाते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में क्या थी बच्चों, इनएडिक्वेट थी। डेफिनेशन इनएडिक्वेट क्यों थी बेटा, क्योंकि कुछ रिसोर्सेस तो हमें क्या है, नेचर फ्री में देता है। जैसे एयर है, वाटर है बेटा, इसे हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो ये रिसोर्सेस तो हमें कैसे मिलते हैं बेटा, फ्री में मिलते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो बिना टेक्नोलॉजी के हमारे किसी काम के नहीं है, तो उसमें हमें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी करना पड़ता है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी करना पड़ता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी करना पड़ता है, तब जाके हम कह सकते हैं कि कोई रिसोर्सेज की डेफिनेशन पूरी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि किस तरीके से नेचर यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का आपस में क्या है बेटा, एक बेहतरीन रिश्ता है, जिसमें हमने एक ट्राइंगल बना के क्या समझा था बेटा, इनका रिलेशन समझा था, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन समझा था। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे बायोटिक अबायोटिक को समझा था। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझा था। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को समझा था। और फिर लास्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और स्टॉक का ही सबसेट, रिजर्व्स को हमने पढ़ा था। यह था हमारा लेक्चर नंबर 1। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था बेटा, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था बेटा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज देयर इज एन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स। और उससे क्या क्या प्रॉब्लम निकल के आती है बेटा, रिसोर्सेज डेप्लेट होने लगे हैं, अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ने लगा है और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमने रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा कि रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि कंट्री के अंदर रिसोर्सेज जो है अनइक्वल और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है, उसके हमने 3 स्टेप समझे बेटा, कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे और फिर उसके बाद उसे नेशन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, जिसमें हमने महात्मा गांधी का स्टेटमेंट देखा, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। उसके बाद हमने बेटा ये लेक्चर नंबर 2 का पूरा समरी था। फिर हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा। लेक्चर नंबर 3 में हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था बेटा, है ना, जमीनी संसाधन के बारे में पढ़ा था कि लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है, माउंटेन्स कितने हैं, प्लेट्यूज कितने % पे हैं, प्लेन्स कितने % पे हैं, और लैंड का यूटिलाइजेशन इंडिया में किस तरीके से चल रहा है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना % ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंडर में होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसे हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी समझ सकते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 4 में हम एक और एग्जांपल समझेंगे रिसोर्सेज का, जिसका नाम है बेटा क्या, सॉइल रिसोर्सेज। क्या नाम है बेटा इसका, सॉइल रिसोर्सेज। ये भी एक एग्जांपल है बेटा रिसोर्स का ही, एक नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल है। जैसे कि हमने लैंड रिसोर्सेज का एग्जांपल समझा था, वैसे ही हम क्या समझेंगे बेटा, अब हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में, सॉरी सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल रिसोर्सेज आखिर होते क्या है। तो सॉइल रिसोर्सेज एक एग्जांपल है। पहले हम सॉइल रिसोर्सेज समझेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल समझेंगे, उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे बेटा, सॉइल रिसोर्सेज क्या है। बेटा ध्यान रखना, सॉइल एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है बेटा, सॉइल एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स क्यों है बेटा, क्योंकि सोसाइटी ने हमें दिया है, दूसरी बार रिन्यूएबल है। अच्छा रिन्यूएबल क्यों है सर, रिन्यूएबल इसलिए बेटा क्योंकि सॉइल दोबारा अपने आप को रिट्रीट कर सकती है, लेकिन हाँ ये मिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है बेटा। सॉइल को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉइल अपने आप को रिन्यू करने में एक काफी लंबा समय लेती है बेटा। इसलिए सॉइल को हम क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर इस कैटेगरी को हम डालते हैं। और क्या है बेटा सॉइल की इंपॉर्टेंस, और सॉइल की इंपॉर्टेंस ये है बेटा, इट सपोर्ट्स लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी जिंदगी भी किसके ऊपर ही सर्वाइव कर पाती है बेटा, सॉइल के ऊपर ही कर पाती है। इट सपोर्ट्स
लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, जितने भी कीड़े वगैरह मकोड़े वगैरह जो होते हैं ना बेटा, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, उनकी जो जान है या उनकी जो लाइफ है वो भी किसकी वजह से बसती है बेटा, सॉइल की वजह से बसती है। तो सॉइल की या सॉइल एज ए रिसोर्स की अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अच्छा सर, हम लैंड और सॉइल को एक ही समझ सकते हैं क्या? नहीं बेटा, देखिए आपको पता है बेटा, लैंड है, लैंड के ऊपर ही सॉइल रिसोर्सेस होती है, लेकिन सॉइल क्या है बेटा, अलग अलग तरीके की, अलग अलग टोपोग्राफी में अलग अलग पाई जाती है, इसलिए हम सॉइल रिसोर्सेस को अलग पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो डिग्रेडेशन होता है या इसका जो कंजर्वेशन होता है वो लैंड की तरह ही होता है। जो जो चीजें लैंड को खराब करेगी वो सारी की सारी चीजें सॉइल को भी क्या करेगी बेटा, खराब करेगी। ठीक है, तो सॉइल क्या है बेटा, एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, और क्या है बेटा, साथ के साथ इट सपोर्ट्स लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सारे के सारी चीजें क्या है बेटा, उनकी लाइफ किसकी वजह से सपोर्ट होती है बेटा, सॉइल की वजह से होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि सॉइल का जो कलर है या सॉइल का जो टेक्सचर है या सॉइल की जो क्वालिटी है वो हमेशा टोपोग्राफी के हिसाब से चेंज होती जाएगी। डिपेंड करता है कि सॉइल कहां पे स्थित है या कहां पे सिचुएटेड है। कोई सॉइल माउंटेन में होगी तो उसका कलर अलग होगा, उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसका टेक्सचर अलग होगा। कोई सॉइल जो है अगर प्लेन्स एरिया में है तो वहां पे उसका अलग फीचर देखने को मिलेगा। कोई सॉइल अगर प्लेट्यूज वाले एरिया में है तो वहां पे उसका अलग फीचर देखने को मिलेगा। यानी कि इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं बेटा कि सॉइल की जो क्वालिटी होती है, सॉइल का जो कलर होता है, सॉइल का जो टेक्सचर होता है, वो टोपोग्राफी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, विंड की स्पीड के हिसाब से क्या होता जाता है बेटा, बदलता जाता है। तो इसी बिहाफ में हमने क्या किया है बेटा, सॉइल को कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया है कि सॉइल कितने प्रकार की होती है या किस किस तरीके की सॉइल कहां कहां पे पाई जाती है, उसको अब हम क्या करेंगे बेटा, समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या समझेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, या हम इसको क्लासिफिकेशन नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा, चलिए, तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इसमें हम सॉइल्स का क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे बेटा सॉइल का, वो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्यूवियल सॉइल। कौन सी पढ़ेंगे बेटा हम, एल्यूवियल सॉइल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्यूवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं बेटा इसको। ठीक है, ठीक है, चलिए एल्यूवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। एल्यूवियल सॉइल के क्या क्या फीचर्स है बेटा, मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल, मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, मतलब अदर सॉइल के कंपैरिजन में देखा जाए बेटा तो एल्यूवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है बेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल होती है बेटा ये, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसकी बढ़िया फर्टिलिटी की वजह से एल्यूवियल सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल का रोल प्ले करती है बाकी सभी सॉइलों में। याद रख लोगे बेटा, ठीक है। कहां कहां पे पाई जाती है बेटा, फाउंड इन एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, फाउंड इन एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, फाउंड इन एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बेटा उस वाले एरिया में क्या पाई जाती है बेटा, आपके एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। इसको कैसे समझेंगे हम, तो इसको हम ऐसे समझते हैं बेटा, नहीं ये तो छोटा सा बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए बेटा, ये काइंड ऑफ हमारा क्या है बेटा, इंडिया है। तो ये वाला जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बेटा, ये वाला जो एरिया देख रहे हो बेटा आप, ये वाला एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है जो बेटा, ये वाला जो एरिया है ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। इस वाले एरिया में क्या पाया जाता है बेटा, आपकी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। और यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल कौन लेके आता है बेटा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी लेके आती है बेटा। ठीक है, इंडस नदी आ गई है, गंगा नदी आ गई है, ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। तो नदियां क्या करती है बेटा, पहाड़ों पे से निकलती है। नदियां जब पहाड़ों पे से निकलती है तो वहां पर उनकी स्पीड तेज होती है, तो वो अपने साथ क्या करती है बेटा, मिट्टी के बारीक बारीक कणों को बहा के लेके आती है। लेकिन जैसे वो प्लेन एरिया में पहुंचती है तो प्लेन एरिया में पहुंचने के बाद नदी की स्पीड क्या होती है बेटा, स्लो होती है। तो इस प्लेन एरिया पे पहुंचने के बाद नदी यहाँ पे सबसे ज्यादा डिपोजिशन करती है। तो इंडस नदी और गंगा नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा, वो अपने साथ जो फाइन पार्टिकल्स लेके आई है बेटा सॉइल के, उसे वो इस एरिया में डिपोजिट करना शुरू करती है, जिससे कि प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना है बेटा आपको, ये मैप क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है बेटा, वो एल्यूवियल सॉइल किन नदियों की वजह से यहाँ पे पहुंची है बेटा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से पहुंची है। क्लियर बेटा, चलिए समझते हैं फिर इसको आगे और हम। चलिए, सो
इट हैज बीन डिपोजिटेड, it has been deposited by 3 important rivers. इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है ना, याद रखना, हिमालय से निकलती है सारी जो नदियां हैं, ये हिमालयन रेंजेस से निकलती है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। एंड ब्रह्मपुत्र। समझ गया बेटा, ये एल्यूवियल सॉइल के फीचर्स लिखवा रहा हूं आपको बेटा, है ना, समझते चलना, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और कुछ कुछ हिस्सों पे, राजस्थान और गुजरात में कुछ कुछ हिस्सों पे भी बेटा आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी, और स्पेशली डेल्टास में भी देखने को मिलेगी बेटा। कहां पे स्पेशली अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये डेल्टास वाला जो एरिया है, ये डेल्टा जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो एरिया है, यहाँ पे भी एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी। जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है बेटा, तो समुद्र में मिलने से पहले क्या होती है बेटा, वो फिंगर लाइक ब्रांचेस बनाती है बेटा, इस तरीके से फिंगर लाइक ब्रांचेस बनती है बेटा, यूं इस तरीके से ब्रांचेस बनती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, डिपोजिशन होता है, नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो यहाँ पे जब फिंगर लाइक ब्रांचेस मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टास बोलते हैं। तो इस वाले एरिया में भी आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, और राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा जो है बेटा, वहां पे भी आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी। क्लियर बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ, एक सेकंड बेटा। ठीक है, चलिए, ये नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। तो इट हैज बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, एंड इट इज आल्सो फाउंड इन, इट हैज आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स in the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। समझ में आया बेटा, ये बात ध्यान रखना बेटा। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में पाई जाती है बेटा, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, और कुछ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती है बेटा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टास में भी क्या पाई जाती है बेटा, ये पाई जाती है। क्लियर बेटा, फीचर समझ में आएगा बेटा सारे के सारे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसके हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है बेटा, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा। किस मिट्टी के अंदर बेटा, एल्यूवियल सॉइल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, सैंड, सिल्ट और क्ले आपको क्या करेगा बेटा, देखने को मिलेगा। और याद रखना बेटा, एल्यूवियल सॉइल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है, और एक हम करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये ध्यान रखना है बेटा आप। एज के हिसाब से तो हम एल्यूवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होती है बेटा खादर और एक होती है बेटा भंगर।
भांगर मतलब वो एलुवियल सॉइल जो पुरानी हो चुकी है, ओल्ड एलुवियल, ओल्ड एलुवियल। और खादर जो नई मिट्टी है जिसका नया डिपोजिशन हुआ है, न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल जो है बेटा कम फर्टाइल होगी एज कंपेयर टू न्यू एलुवियल, क्योंकि ये भांगर वाली जो ओल्ड एलुवियल है इसके जो फाइन पार्टिकल्स है वो काफी प्लेन्स में पीछे की तरफ जा चुके हैं, जो अभी रेगुलर डिपोजिशन हो रहा है वो खादर का हो रहा है, तो वो न्यू एलुवियल होगा। तो ये थोड़ी ज्यादा मिट्टी फर्टाइल होगी और ये थोड़ी कम फर्टाइल होगी। और साइज के हिसाब से हम इसको 3 नाम से जानते हैं बेटा, दुआर्स, चोस और तेराई। साइज का मतलब इसके पार्टिकल्स की साइज होती है बेटा, है ना, द्वार, चोस और तेराई। नॉर्थ ईस्ट में जो साइज पाई जाती है वो द्वार से, मिड में जो पाई जाती है यानी कि सेंट्रल इंडिया में वो तेराई वाली साइज होती है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है वहां पे चोस वाली साइज पाई जाती है बेटा। ठीक है, साइज का फर्क होता है बेटा, से कंकर की साइज का फर्क पड़ता है, बस इतनी सी बात है। इसलिए एलुवियल सॉइल को हम ऑन द बेसिस ऑफ एज और ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। क्लियर बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं यहाँ पे बेटा। और हाई फर्टाइल सॉइल होती है बेटा, इस बात को ध्यान रखना है बेटा, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में ये पाई जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी ये पाई जाती है। और इसमें अपन क्या क्या उगा सकते हैं बेटा, फटाफट बता दे बेटा आप। ठीक है, इसमें वीट का आप कल्टीवेशन कर सकते हो ना, वीट आप उगा सकते हो उसमें बेटा, है ना। सीरियल्स आप इसमें उगा सकते हो बेटा, सीरियल्स मतलब नाटक नहीं बेटा, सीरियल्स मतलब क्या हो जाती है बेटा, दालें, पल्सेस वगैरह, है ना। सीरियस मतलब सॉरी, सीरियस मतलब हो गया बेटा आपके अनाज वगैरह जो भी हो जाते हैं बेटा, वो सारे के सारे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका एलुवियल सॉइल। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है बेटा, वाइड स्प्रेड सॉइल है, याद रखना है बेटा आपको इसको। ठीक है, क्लियर है। नोट करो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। नोट करो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चले। चलिए, ये एलुवियल सॉइल थी। अब दूसरी जो हमारी सॉइल है बेटा, वो कौन सी सॉइल है हमारी, ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल है बेटा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, देखिए सबसे पहली बात, ब्लैक कलर में होती है, जाहिर सी बात है, ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक कलर में होगी बेटा। ठीक है, इसे कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कॉटन का कल्टीवेशन इस पे बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। रेगुर का मतलब होता है बेटा ओवरफ्लो, क्योंकि ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब लावा बाहर आता है और जब लावा ठंडा हो जाता है, तो लावा ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। उस इग्नियस रॉक पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है बेटा, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसीलिए इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि लावा के ओवरफ्लो होने की वजह से ब्लैक सॉइल का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। ये बात ध्यान रखना बेटा आपको। ठीक है, ये बेसाल्ट रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगी। कौन से रीजन में देखने को मिलेगी बेटा आपको, ये डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है ना बेटा, जो बेसाल्ट रीजन होता है बेटा ना, बेसाल्ट एक काइंड ऑफ रॉक होती है बेटा। ठीक है, बेसाल्ट रीजन में क्या होगा बेटा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी बेटा, ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और कौन सा रीजन हो गए बेटा, जैसे डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन हो गए तो अपने हो गया बेटा महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको ये देखने को मिल जाएगी बेटा। मालवा मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाएगी बेटा। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, वहां पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। राजस्थान का कुछ बेटा साउथ ईस्ट वाला हिस्सा है, वहां पे भी आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। और कॉटन का इसमें बहुत अच्छी तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है। और एक फीचर हमेशा याद रखना बेटा, ब्लैक सॉइल क्या होती है बेटा, क्ले मटेरियल की बनी होती है, यानी कि चिकनी मिट्टी होती है बेटा। हॉट वेदर सीजन के टाइम पे तो इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं। किस सीजन के सीजन में बेटा, हॉट वेदर के टाइम पे तो इसमें क्या हो जाते हैं बेटा, डीप क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, हॉट वेदर के टाइम पे तो इसके अंदर डीप क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन जब बारिश पड़ती है तो उस टाइम पे इतनी वेट हो जाती है बेटा, इतनी वेट हो जाती है, इतनी गीली हो जाती है, इतनी स्टिकी हो जाती है, इतनी चिपचिपी हो जाती है कि इस पे कल्टीवेशन करना भी पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर बेटा, तो हॉट वेदर में तो क्या हो जाते हैं इसके अंदर बेटा, हॉट वेदर के टाइम पे तो इस मिट्टी के अंदर डीप क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, डीप क्रैक्स आ जाते हैं। और जब हाइड्रेटेड फॉर्म में ये आती है, यानी कि मानसून वाला सीजन जब आता है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है बेटा, तो ये क्या हो जाती है बेटा, स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। इतनी चिपचिपी हो जाती है कि इस पे कल्टीवेशन करना भी पॉसिबल नहीं होता है। ये थे बेटा आपके ब्लैक सॉइल के फीचर्स। नोट करो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए आगे चलते हैं।
अब तीसरी सॉइल कौन सी है बेटा हमारी, तो तीसरी सॉइल होगी बेटा, या सी हम लिख लेते हैं यहां पे, है ना। हाँ बेटा, तीसरी सॉइल कौन सी होगी बेटा हमारी, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। अब सर ये रेड एंड येलो सॉइल के क्या क्या फीचर है, तो पहला, लो रेनफॉल वाले एरियाज में बेटा आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी जहां पे बारिश कम होती है। दूसरा, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे इसका फॉर्मेशन होता है बेटा। कौन सी रॉक्स पे फॉर्मेशन होता है बेटा इसका, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा, रेड एंड येलो सॉइल आपको क्या करेगी बेटा, देखने को मिलेगी। यानी कि लो रेनफॉल वाले रीजन में आपको ये अपनी रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी बेटा, और क्रिस्टलाइन इग्नियस जो रॉक है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगी। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं बेटा, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं बेटा, जैसे उड़ीसा हो गई बेटा आपके, है ना, उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगी बेटा ये मिट्टी। छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगी बेटा, और सर्दर्न पार्ट्स ऑफ गेंजेटिक प्लेन, सर्दर्न पार्ट्स ऑफ गेंजेटिक प्लेन्स, गेंजेटिक प्लेन्स, इन रीजन में बेटा आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा, रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाएगी। क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। और ध्यान रखना है बेटा, इस मिट्टी का रेड कलर कब होता है बेटा, इस मिट्टी का रेड कलर कब होता है बेटा, इस मिट्टी का रेड कलर होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। यानी कि जब ये मिट्टी आयरन के साथ, या फिर हम कह सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ कांटेक्ट में आती है, तो ये कौन सा कलर शो करती है बेटा, रेड कलर शो करती है। और येलो कलर कब शो करती है बेटा, ये मिट्टी येलो कलर तब शो करेगी बेटा जब ये किस फॉर्म में आ जाएगी, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि जब इस मिट्टी को गीला कर दिया जाता है या मानसून के टाइम पे ये मिट्टी येलो कलर शो करती है, लेकिन जैसे ही ये मिट्टी मेटामॉर्फिक रॉक के साथ कॉन्टेक्ट में आती है जिसके अंदर आयरन पाया जाता है बेटा, तब ये मिट्टी कैसा कलर शो करती है बेटा, रेड कलर शो करती है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर है बेटा। चलिए, ये था बेटा आपका रेड एंड येलो सॉइल। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपनी चौथी सॉइल की तरफ, जिसका नाम क्या है बेटा, लेटराइट सॉइल। क्या नाम है बेटा इसका, लेटराइट सॉइल। नोट करते चलना बेटा एक एक चीज को, डायरेक्ट सवाल बनते हैं एग्जाम में यहां से, ठीक है। ठीक है, लेटराइट सोइल, लेटराइट वर्ड derived from the लेटराइट वर्ड, यानी कि लेटराइट का मतलब क्या होता है बेटा, लेटराइट सोइल जो हमने पढ़ा है, तो लेटराइट वर्ड जो है बेटा वो कहां से निकला है बेटा, वो निकला है लेटिन वर्ड लेटर से, लेटिन वर्ड लेटर से, लेटर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, विच मीन्स ब्रिक, विच मीन्स ब्रिक यानी कि ईंट। मतलब इस मिट्टी का जो टेक्सचर होगा बेटा वो किस तरीके से होगा बेटा, ईंट की तरह इस मिट्टी का टेक्सचर होगा बेटा, यानी कि इसका रफ टेक्सचर होगा बेटा। कैसा टेक्सचर होगा बेटा, इसका रफ टेक्सचर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है बेटा कि लेटराइट सोइल का जो टेक्सचर होगा वो क्या होगा बेटा, रफ होगा। कौन से रीजन से पाई जाती है बेटा, ये जहां पे हाई टेम्परेचर पाया जाता है, जहां पे हाई टेम्परेचर होगा और जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, उस रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी बेटा, आपको लेटराइट सोइल देखने को मिलेगी। यानी कि सर्दर्न इंडिया में, सर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर भी हाई रहता है बेटा, और रेनफॉल भी क्या होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा होती है। याद रखना बेटा, तो इस जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी बेटा, आपकी लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। और याद रखना बेटा, ज्यादा बारिश होने की वजह से, ज्यादा बारिश होने की वजह से इस मिट्टी में क्या होता है बेटा, लीचिंग बहुत ज्यादा पाई जाती है। यानी कि मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है बेटा वो क्या हो जाती है बेटा, पानी के बहाव के साथ बह जाती है, इसलिए इस मिट्टी के अंदर
हैवी रेनफॉल की वजह से इंटेंस लीचिंग हमें देखने को मिलती है, इसलिए इस मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, इस मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। इस मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी भी कम पाई जाएगी बेटा, और ह्यूमस भी इस मिट्टी के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, कम पाया जाएगा। लेकिन प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक के साथ हम इस मिट्टी को क्या कर सकते हैं बेटा, इस मिट्टी के अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, कल्टीवेशन पॉसिबल कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बेटा? ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इन सब रीजन में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इन सब रीजन में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी बेटा, लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। उस पर कल्टीवेशन किस किस चीज का किया जा सकता है, कॉफी का कर लो बेटा इस पे, है ना, कैशियम नट, है ना, काजू का इस पे कल्टीवेशन किया जा सकता है बेटा, वो भी प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक के साथ, क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से इस मिट्टी पे इंटेंस लीचिंग हमें देखने को मिलती है। इस वजह से क्या होता है बेटा, इसकी फर्टिलिटी भी कम होती है और इसके अंदर ह्यूमस भी कम पाया जाता है। क्लियर है क्या बेटा सभी को? ये था बेटा आपको कौन सी सॉइल, लेटराइट सॉइल, याद रख लोगे बेटा। ठीक है, इसके आगे वाली सॉइल देखते हैं बेटा हम। लेटराइट सॉइल हमारी क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एरिड सॉइल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कौन सी सॉइल होती है बेटा, ये उन जगहों पे पाई जाती है जहां पे टेम्परेचर हाई रहता है लेकिन रेनफॉल कम होती है। हाई टेम्परेचर लेकिन लो रेनफॉल, यानी कि जैसे कि राजस्थान वाला एरिया जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है लेकिन रेनफॉल कम रहती है। रेनफॉल कम इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है बेटा। वेस्टर्न राजस्थान में ये मिट्टी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में आपको ये मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी और इस मिट्टी की भी फर्टिलिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। लेकिन इस मिट्टी के अंदर बेटा सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, नमक बहुत इस मिट्टी के अंदर ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे नमक का प्रोडक्शन जो है, कल्टीवेशन भी वो बहुत ज्यादा किया जाता है। लेमन इस पे आप उगा सकते हो बेटा, ग्रेप्स आप इस पे उगा सकते हो बेटा, है ना, और गुआवा, गुआवा का इस पे क्या किया जा सकता है बेटा, कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो ये है बेटा एरिड सॉइल। इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखवा रहा हूं बेटा, हाई टेम्परेचर है, लो रेनफॉल है ना, वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है, फर्टिलिटी कम होती है, ह्यूमस कम पाया जाता है। ठीक है बेटा, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा इसके अंदर हाई रहता है बेटा, और वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है। और किन किन चीजों का इस पे कल्टीवेशन किया जा सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए ये थी हमारी फिफ्थ टाइप की सॉइल बेटा, एरिड सॉइल। अब हम एक लास्ट सॉइल पढ़ लेते हैं हमारी, वो है बेटा कौन सी, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को हम माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फॉरेस्ट सॉइल को हम क्या कहते हैं बेटा, माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं, जो पहाड़ों पे पाई जाती है बेटा। याद रखना बेटा, ये कहां पे पाई जाएगी बेटा, पहाड़ों पे पाई जाएगी, यानी कि हाई एल्टीट्यूड्स पे पाई जाएगी, हाई लैटिट्यूड्स पे या हाई एल्टीट्यूड्स पे पाई जाती है बेटा। कौन सी, फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो पहाड़ों पे पाई जाती है मिट्टी, तो जो पहाड़ों के पीक पे मिट्टी पाई जाती है वो अलग होगी बेटा, और जो स्लोप्स पे यानी कि जो वैलीज वाला जो एरिया होगा वहां पे जो मिट्टी पाई जाएगी बेटा वो अलग होगा। क्योंकि ऊपर जो पीक पे मिट्टी पाई जाती है बेटा वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे लगातार इरोजन होता है मिट्टी का, पानी से, बर्फ से, है ना, और हवा से। लेकिन जो वैलीज वाला एरिया है वहीं पर ही डिपोजिशन ज्यादा होता है, इसलिए वैलीज वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको, वैलीज वाले आपको एरिया में देखने को मिलेगा कि वहां पे मिट्टी जो है ज्यादा फर्टाइल पाई जा रही है। क्लियर बेटा? याद रखना बेटा, है ना, क्या बताया, हायर लैटिट्यूड्स पे पाई जाती है बेटा, और इस मिट्टी का जो टेक्सचर है या इस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है बेटा वो क्या चेंज होती जाती है बेटा, वो चेंज होती रहती है स्लोप्स के साथ। जो पीक पे पाई जा रही है बेटा मिट्टी, है ना, जैसे ये है, जो पीक पे मिट्टी पाई जाएगी बेटा वो लेस फर्टाइल पाई जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे लगातार क्या होता जा रहा है, इरोजन हो रहा है मिट्टी का। लेकिन ये जो रेंजेस है माउंटेन की, ये वाला एरिया जो है, वैलीज वाला जो एरिया होता है बेटा, यहाँ पे मोर फर्टाइल सॉइल पाई जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा होता है। तो याद रखना, यहाँ पे जो फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी उसका टेक्सचर अलग होगा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी उसका टेक्सचर अलग होगा, यहाँ पे फर्टिलिटी कम होगी, यहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा होगी। और सैफरन का कल्टीवेशन या कश्मीरी एप्पल का कल्टीवेशन इस मिट्टी पे या इस एरिया में पॉसिबल होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। क्लियर बेटा? तो ये था बेटा हमारा सॉइल्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने कौन कौन सी सॉइल पढ़ी बेटा, एल्यूवियल सॉइल हमने पढ़ा, ब्लैक सॉइल हमने पढ़ा, रेड एंड येलो सॉइल हमने पढ़ी बेटा, लेटराइट सॉइल हमने पढ़ी, एरिड सॉइल हमने पढ़ी, और फॉरेस्ट सॉइल जिसे हम माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं वो भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। अब लास्ट हम अपना टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बेटा, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, याद रखना बेटा, इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होना। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना बेटा,
कि सॉइल का जो इरोजन होता है वो दो फैक्टर से होता है, एक फिजिकल फैक्टर से होता है और एक ह्यूमन फैक्टर से होता है। फिजिकल फैक्टर से होता है और किससे होता है बेटा? ह्यूमन फैक्टर से होता है। एक तो होते हैं बेटा आपके कौन से फैक्टर्स? फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। और एक कौन से होते हैं बेटा? आपके ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा? ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, तो उसमें से कौन कौन से आ जाएंगे? विंड आ जाएगा बेटा, वाटर आ जाएगा और ग्लेशियर्स आ जाएंगे। और ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे बेटा? ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाएगा बेटा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, डिफोरेस्टेशन, ये सारे के सारे क्या है? ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से क्या होती है बेटा? सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है। याद रखना बेटा, सॉइल इरोजन अगर नेचर की वजह से हो रहा है, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब कहीं पे सॉइल इरोजन होता है तो कहीं ना कहीं पे सॉइल फॉर्मेशन भी हो रहा होता है। हवा अगर एक जगह से मिट्टी को उड़ा के लेके जाता है तो वहां तो इरोजन हो रहा है, लेकिन कहीं पे डिपॉजिट तो करेगा तो वहां पे फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन जब ह्यूमन फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है? सॉइल का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है बेटा? सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है जब सॉइल की ओवरऑल फर्टिलिटी खराब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉइल इरोजन बोलते हैं। अच्छा, रीजंस क्या क्या है सर सॉइल इरोजन होने के? तो जो लैंड के डिग्रेड होने के रीजंस होते हैं वो सारे के सारे सॉइल के भी डिग्रेड होने के रीजंस होते हैं। ओवर इरिगेशन, ओवर माइनिंग, है ना, ओवर ग्रेजिंग, यूज ऑफ केमिकल्स, माइनिंग एक्टिविटीज, डिफोरेस्टेशन, ये सारे के सारे सॉइल इरोड करने में क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं, ठीक है। सॉइल का इरोजन इसी तरीके से होता है। यहाँ पे एक टर्म आता है बेटा गली इरोजन। गली इरोजन याद रखना बेटा, गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है बेटा? इतना ध्यान रखना, जब रेगुलर वाटर फ्लो की वजह से, जैसे मान लो ये है जब, और ये एक लैंड का पार्ट है, जब रेगुलर फ्लो वाटर की वजह से बेटा क्या होता है? जब जमीन के अंदर ऐसे डीप चैनल्स बन जाते हैं, ऐसे गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? गली इरोजन बोलते हैं बेटा ना। रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर की वजह से जब जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर एक बड़े बड़े डीप चैनल्स बन जाते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? गली इरोजन बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज आती है बेटा शीट इरोजन। क्या आती है बेटा यहाँ पे? शीट इरोजन। तो शीट इरोजन क्या होता है बेटा? शीट इरोजन का मतलब क्या होता है? जब सॉइल की टॉप लेयर इरोड होती है। देखो, सॉइल इरोजन का तो मतलब क्या? जब सॉइल की ओवरऑल फर्टिलिटी खराब हो रही है। और शीट इरोजन का मतलब क्या होता है बेटा? जब सॉइल की टॉप लेयर रिमूव होती है विंड के जरिए, वाटर के जरिए, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? शीट इरोजन कहते हैं। क्लियर बेटा? तो ये था बेटा सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। अब हम एक लास्ट पढ़ लेते हैं बेटा, सॉइल का कंजर्वेशन करने की टेक्निक कौन कौन सी होती है। तो 4 टेक्निक के बारे में मैं बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा बेटा कंटूर प्लगिंग। कौन सी बात करूंगा बेटा? कंटूर प्लगिंग, जो पहाड़ी इलाकों में प्रैक्टिस करी जाती है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। और दूसरी मैं बात करूंगा बेटा टेरेस फार्मिंग, ये भी पहाड़ी इलाकों में प्रैक्टिस करी जाती है बेटा सॉइल को इरोड होने से बचाने के लिए। कंटूर प्लगिंग क्या होती है बेटा? समझो, जैसे ये एक पहाड़ है, ये क्या है बेटा? एक पहाड़ है। अब इस पहाड़ पे क्या करना है बेटा? सॉइल को इरोजन होने से रोकना है। तो इस पहाड़ के स्लोप को बिना छेड़े यहां पे क्या बना दिए गए बेटा? बैरियर्स बना दिए गए। क्या बना दिए गए बेटा? बिना छेड़े बैरियर्स बना दिए गए हैं। इधर भी बनाए गए हैं, लेकिन मैं इधर समझा रहा हूं। तो यहां से पानी आएगा या हवा तेज आएगी तो वो मिट्टी को यही डिपॉजिट कर देगी, यहां भी आएगा तो यही डिपॉजिट कर देगी, यही डिपॉजिट कर देगी, यही डिपॉजिट कर देगी और यही डिपॉजिट कर देगी। इससे क्या होगा बेटा? विंड का और वाटर का फ्लो डिस्टर्ब होगा और सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। तो कंटूर प्लगिंग क्या होती है बेटा? कंटूर प्लगिंग में पहाड़ के स्लोप को बिना छेड़े स्लोप के ऊपर ही बैरियर्स बना देना क्या कहलाता है? कंटूर प्लगिंग कहलाता है। और टेरिस फार्मिंग क्या होता है बेटा? टेरिस फार्मिंग में स्लोप्स को काटा जाता है पहाड़ के। जैसे पहाड़ ऐसा होता है, देखो बेटा पहाड़ ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है बेटा पहाड़, समझ रहे हो? स्लोप बना दिए जाते हैं बेटा, ऐसे काट के स्लोप बना दिए जाते हैं ताकि यहीं पर ही इरोजन रुक जाए, यहीं पर ही इरोजन रुक जाए, आगे इरोजन ना बढ़े। इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, इसमें मेहनत कम लगती है, ठीक है। इसमें स्लोप को काटा जाता है बेटा, टेरिस की जैसे शेप दी जाती है, लेकिन इसमें स्लोप को नहीं काटा जाता, इसमें नेचुरल स्लोप का इस्तेमाल किया जाता है बैरियर्स बनाने के लिए। इससे क्या होता है बेटा? विंड के और वाटर के फ्लो को क्या किया जाता है बेटा? डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे कि सॉइल इरोजन को कम से कम किया जा सके। तो ये है कंटूर प्लगिंग और ये है टेरिस फार्मिंग। और प्लेन एरियाज पे कौन कौन सी करी जाती है बेटा? तो प्लेन एरियाज पे करी जाती है बेटा शेल्टर बेल्ट्स। क्या बनाई जाती है बेटा? शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है बेटा? ऐसा समझो बेटा, ये आपका जमीन का हिस्सा है और इस पे आप क्रॉप्स उगा रहे हो बेटा। अब यहां से हवा आएगी, यहां से हवा आएगी तो क्या करेगी बेटा? मिट्टी को भी बहा के लेके जाएगी, उड़ा के लेके जाएगी और फसल को भी खराब करेगी। तो आप इस जमीन के आसपास क्या करते हो बेटा? बेड़ाबंदी कर देते हो, या तो आप झाड़ियां उगा देते हो बड़ी बड़ी, या किसी आप और चीज का बैरियर बना देते हो जो कि जमीन से थोड़ा ऊपर होती है। तो इससे क्या होगा बेटा? इधर से जो हवा आएगी ना बेटा, वो इनसे टकरा के इनके ऊपर से ही निकल जाएगी, ठीक है। यहां से मिट्टी को फ्लो करके या उड़ा के नहीं लेके जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं? शेल्टर बेल्ट में अपने जमीन के चारों तरफ क्या कर देते हैं बेटा? एक बैरियर्स लगा देते हैं झाड़ियों का या किसी भी चीज का, जिससे कि विंड के और वाटर का फ्लो क्या हो जाता है बेटा? डिस्टर्ब हो जाता है और सॉइल इरोजन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और एक और कौन सा किया जाता है बेटा? स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या किया जाता है बेटा?
स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, मतलब बेटा कल्टीवेशन के बीच में घासों के झाड़ उगा देना, स्ट्रिप्स उगा देना। जैसे ऐसे समझो बेटा, ये जमीन का एक हिस्सा है, तो इस हिस्से पे तो घास उगा दी और इस हिस्से पे कल्टीवेशन कर दिया, फिर इस हिस्से पे घास उगा दी, फिर इस हिस्से पे कल्टीवेशन कर दिया और फिर इस हिस्से पे घास उगा दी। ऐसा क्यों किया जाता है बेटा, स्ट्रिप्स में काम किया जा रहा है, मतलब अलग अलग स्ट्रिप्स पे कल्टीवेशन किया जा रहा है और अलग अलग स्ट्रिप्स पे बैचेस बनाए जा रहे हैं, बैरियर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जब जब विंड आएगी तो इन घासों से टकराएगी तो विंड की स्पीड धीमी होगी, फिर कल्टीवेशन, फिर वापस से टकराएगी तो विंड की स्पीड धीरे होगी, फिर वापस से टकराएगी तो विंड की स्पीड धीरे होगी। इससे क्या होगा बेटा, मिट्टी का और फसल का इरोजन नहीं होगा बेटा, विंड की स्पीड और वाटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये 4 कंजर्वेशन टेक्निक से बेटा सॉइल को कंजर्व करने की, कंटूर प्लगिंग जिसमें स्लोप को नहीं छेड़ा जाता है, टेरिस फार्मिंग जिसमें स्लोप्स को टेरिस का शेप दिया जाता है, शेल्टर बेल्ट्स और स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्लियर है बेटा, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि किसमें काम करती है बेटा, आपके सॉइल कंजर्वेशन में काम करती है। और यही हमारा चैप्टर क्या होता है बेटा, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट एंड होता है। क्लियर बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है बेटा, वो हम पॉलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पावर शेयरिंग हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। उससे पहले हम एक काम करेंगे बेटा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगली बार जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा, नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेटा, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। उसके बाद फिर हम पावर शेयरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और अपनी तैयारी जारी रखनी है। आपसे जल्दी ही मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।